अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि थर्मल फिजिक्स होती क्या है। थर्मल फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट, वर्क, टेम्परेचर और एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के दरमियान रिलेशन बताती है। इट एक्सप्लेन्स हाउ एनर्जी चेंजेस विद इन अ सिस्टम and how this energy enables the system to perform useful work on its surroundings। इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे कि एक सिस्टम में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कैसे होती है और यही एनर्जी सिस्टम को अपने सराउंडिंग्स के ऊपर काम करने के काबिल कैसे बनाती है। तो आपने देखा हमने डेफिनेशन में 4 टर्म्स को डिस्कस किया। द फर्स्ट वन इज हीट। हीट होती क्या है? इट इज़ द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जैसा कि आप जानते हैं ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करके जाती है, यानी टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। द सेकेंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बताता है कि वो कितनी ठंडी है या वो कितनी गर्म है। हमने इसकी न्यू डेफिनेशन भी देखी थी कि टेम्परेचर इज एक्चुअली द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। द थर्ड वन इज वर्क। वर्क जिसे हम काम कहते हैं, इट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन अ फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही मूव करे, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो हम कहते हैं वहाँ पे वर्क परफॉर्म हुआ है। वर्क किसकी वजह से होता है? एनर्जी के ट्रांसफर की वजह से। द फोर्थ वन इज एनर्जी। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क और प्रोड्यूस एनी चेंज इन द सिस्टम। तो थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन में हमारे पास 4 टर्म्स का आपस में रिलेशन है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड एनर्जी। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है रियल लाइफ में, इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला है हमारे पास कार इंजन। हीट फ्रॉम बर्निंग फ्यूल प्रोड्यूसेस वर्क टू मूव द कार। आपको मालूम है कि गाड़ी में जब फ्यूल जलता है, फ्यूल के जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट की वजह से वर्क होता है और उसी वर्क की वजह से आपकी गाड़ी आगे मूव कर पाती है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रेशर कुकर। हीट इंक्रीजेस द प्रेशर टू कुक फूड फास्टर। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब आप कुकर को बंद करके रख देते हैं तो हीट की वजह से अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्पीडीली एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी अंदर के इन्वायरमेंट में जो स्टीम होती है, जो आपका लिक्विड होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बाहर आपका प्रेशर 1 atm होता है और कुकर के अंदर प्रेशर 2 atm हो जाता है। याद रखिएगा कि जब भी प्रेशर बढ़ता है तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुकर के अंदर इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से वाटर जो है पहले के मुकाबले में ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है और आपका खाना जल्दी पक जाता है। तो ये हो गई थर्मल फिजिक्स की दूसरी एप्लीकेशन। द थर्ड वन इज स्टीम टर्बाइन। हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क। स्टीम टर्बाइंस में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स में पानी को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। वो स्टीम जाके टरबाइन से टकराती है, टरबाइन के पंखे को मूव करवाती है, जिसकी वजह से आगे जाके जनरेटर लगा हुआ होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी जो हीट एनर्जी है वो किस में जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द फोर्थ एग्जाम्पल इज एयर कंडीशनर। इट ट्रांसफर्स हीट टू कूल द रूम। तो हमने थर्मल फिजिक्स की एप्लीकेशंस और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख ली। मैं अक्सर कहती हूँ कि फिजिक्स इज एवरीवेयर। फिजिक्स को सिर्फ बुक में पढ़े नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द देखें कि एक्चुअली ये किधर किधर यूज़ हो रही है, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको फिजिक्स नज़र ना आ रही हो। यहाँ पे हम एक सिंपल सी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपके पास एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये मूवेबल पिस्टन है। जैसे ही आपने इस गैस सिलेंडर को हीट अप किया, हीट करने से क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूलर मोशन तेज़ होगी तो वो इस सिलेंडर की वॉल्स के साथ और पिस्टन की वॉल्स के साथ टकरा रहे थे, उनकी कोलिजन पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, विगोरियस हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से पहले वो धीरे धीरे टकरा रहे थे पिस्टन के साथ, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको पुश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी इन गैस मॉलिक्यूल्स ने इसके ऊपर लगाई फोर्स। फोर्स की वजह से पिस्टन डिस्प्लेस हुआ अपवर्ड, फोर्स ही की डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स आर डूइंग वर्क हियर, यानी हीट एनर्जी किस में जा रही है? वर्क में। हीट मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, फिर उसकी वजह से क्या हुआ? इंक्रीजिंग द प्रेशर,
and the gas performs work by pushing the piston. So thermal physics explains the conversion of heat energy into other forms of energy and its many practical applications in our daily life. तो अब आपको समझ आ गया होगा कि थर्मल फिजिक्स में एक्चुअली हम देखते हैं कि हीट एनर्जी दूसरी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और हमारी डेली लाइफ में ये किधर किधर यूज होती है। नेक्स्ट, अब ये तो हमने इसकी सिंपल डेफिनेशन देखी कि ये फोर टर्म्स का रिलेशन बताती है और कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। थर्मल फिजिक्स एक्चुअली इंक्लूड्स द नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड काइनेटिक थियरी. It deals with the systems containing a large number of particles, atoms and molecules. याद रखिएगा, थर्मल फिजिक्स में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और काइनेटिक थ्योरी दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। थर्मल फिजिक्स में हम ऐसे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिनमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, थर्मल फिजिक्स की एप्लीकेशन, इस आइडिया को हम और किधर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड दिस आइडिया टू डिस्क्राइब द स्टेलर एवोल्यूशन, यानी सितारों का इल्तिका, एक सितारा कैसे बना, कैसे वो अपने लाइफ के स्टेजेस को आगे आगे प्रोसीड करता है और लास्ट पे उसके साथ क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन फ्रॉम अ इंटरस्टेलर क्लाउड and moving to final phase as a neutron star or even a black hole. तो थर्मल फिजिक्स के आइडिया को हम ना सिर्फ मैटर्स में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स बल्कि स्टार्स तक एक्सटेंड करके लेके जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके लिए मैंने एक डिफरेंस क्रिएट किया है थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में, ताकि आपको इजीली चीज़ों की समझ आ सके। थर्मल फिजिक्स में क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, यानी इसमें हम किसी भी सिस्टम की माइक्रोस्कोपिक स्मॉल प्रॉपर्टीज, इसको आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और मैक्रोस्कोपिक जो सिस्टम की ओवरऑल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट ईयर में आप चैप्टर पढ़ के आए थे, it actually deals with macroscopic behavior, energy transfer and the relationship between heat, work and properties like temperature and pressure, ignoring the microscopic details. अब थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स में फ़र्क क्या है। थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम का मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर देखते हैं, यानी ओवरऑल उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, और थर्मोडायनेमिक्स में हम बताते हैं कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, बट बिहाइंड उसकी रीज़न नहीं बताते। तो थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस ये है, पहला डिफरेंस कि थर्मल फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेबल्स दोनों पे बात करेगा, इनको लिंक करेगा, इसमें स्टैटिस्टिकल और काइनेटिक थियरी दोनों मौजूद होंगी। और दूसरा डिफरेंस, थर्मल फिजिक्स चीज़ों के बिहाइंड रीजंस को बताएगा कि हीट फ्लो कर रही है तो क्यों कर रही है और कैसे कर रही है। द थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है, एक्चुअली ब्रिजिंग द गैप यूजिंग द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स to derive the macroscopic properties from microscopic rules of large particle systems. Statistical physics में probability को यूज़ करते हैं, statistics को यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को डिराइव करने के लिए, लेकिन किसकी मदद से, माइक्रोस्कोपिक रूल्स की मदद से, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को कंबाइन करके हम ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशंस देख लेते हैं कि एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग से बाउंड्री किसको कहते हैं। अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर स्टडी, फॉर एग्जांपल गैस इनसाइड द फ्लास्क, यानी कोई भी एक स्पेसिफिक पार्ट, कोई भी एक स्पेसिफिक जगह, कोई एक ऐसी चीज़ जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम कहलाएगी। सराउंडिंग्स क्या होती हैं, सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, वो आपकी सराउंडिंग्स कहलाएंगी। बाउंड्री क्या होती है, ये बाउंड्री लाइन, द सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, वो सरहद, वो लाइन जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही हो। सिस्टम हमारे पास तीन तरह के होते हैं। अगर हम एनर्जी और मैटर के ट्रांसफ़र के लिहाज से देखें तो तीन तरह के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओपन सिस्टम क्या होता है, जो अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर विदाउट अ लिड, आप किसी बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं और बर्तन के ऊपर ढक्कन मौजूद नहीं है, तो हीट भी सिस्टम से अंदर बाहर जा सकती है और इसके साथ साथ मैटर भी बाहर जा रहा है, यानी आपका वाटर स्टीम में कन्वर्ट होकर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसे ओपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी यानी हीट एंड वर्क बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग्स, जो सिर्फ अपने सराउंडिंग्स के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता।
जैसे कि अ सील्ड गैस इनसाइड अ प्रेशर कुकर। आप कुकर में देख लें, हीट तो अंदर बाहर हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल एक सील्ड कंटेनर है, स्टीम या वाटर उसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता। तीसरा सिस्टम होता है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है विच कैन नॉट एक्सचेंज हीट एंड वर्क विद हीट एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग्स। जैसे कि आप थर्मस की एग्जांपल ले लें, आपने थर्मोस में गर्मा गर्म चाय रखी हुई है, अब ना ही हीट अंदर से बाहर आ सकेगी और ना ही मैटर अंदर से बाहर आ सकेगी। सो थर्मल फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? We are actually understanding the foundational concepts which are crucial for describing the energy transfer and phase changes in all practical systems. अब हम चलते हैं सिस्टम्स की टाइप्स पे। हमारे पास सिस्टम दो तरह के होते हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं या ओवरऑल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, तो कितनी तरह की प्रॉपर्टीज़ या कितनी तरह के सिस्टम? मैक्रोस्कोपिक वर्सेस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। मैंने अभी आपको बताया कि थर्मल फिजिक्स किसी भी सिस्टम के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को जोड़ता है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज से, यानी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी से। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक नाम से पता चल रहा है, मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा छोटा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, इट इज़ अ लार्ज सिस्टम कंटेनिंग मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा सिस्टम, बड़ा सिस्टम जिसमें बहुत ज़्यादा एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, एक छोटा सिस्टम जिसमें सिर्फ सिंगल एटम्स और मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? टेम्परेचर, यानी मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ सिस्टम इज। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया बाय द सिस्टम। द थर्ड वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम ने कितनी जगह घेरी हुई है। और द फोर्थ वन, दीज आर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से, इसी तरह वॉल्यूम को और प्रेशर को। तो इसकी एग्जांपल्स देख लें। वाटर इन अ बीकर, किसी भी बीकर में आपने पानी लिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम आप यहाँ से मेजर करके बता सकते हैं। द सेकंड वन इज गैस इन अ बलून, द थर्ड वन इज इंजन सिलेंडर। इसी तरह माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज में देखें, यानी जो स्मॉल लेवल प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत छोटी प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर स्पीड, एक मॉलिक्यूल की स्पीड की बात करें। द सेकंड वन इज मोमेंटम, मॉलिक्यूल का मोमेंटम क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल की बात हो रही है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। द थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी, यानी एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी मौजूद है उसके मोशन की वजह से। और द फोर्थ वन इज, ये प्रॉपर्टीज आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बल्कि इनके लिए प्रॉपर आपको स्टेटिस्टिकल फिजिक्स के रूल्स यूज करने पड़ते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लें, जैसे आप ऑक्सीजन का एक सिंगल मॉलिक्यूल देख लें, ऑक्सीजन गैस का नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल, या आप एक सिंगल हाइड्रोजन एटम कंसीडर करें। तो ये फिगर देखें कितनी खूबसूरत है, और ये आपको क्या बता रही है? जूमिंग फ्रॉम अ लार्ज सिस्टम टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ये गैस सिलेंडर में ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप इसको जूम करें और सिंगल मॉलिक्यूल को पकड़ें, तो ये आपके ओवरऑल सिस्टम को देखें तो ये माइक्रोस्कोपिक, लेकिन अगर मैं उस सिस्टम के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या एटम्स की बात करूं तो ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। वी कैन नॉट सी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बट वी कैन स्टडी देयर इफेक्ट्स ऑन द माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। यानी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं कि हम नेकेड आई से ना ही इन्हें देख सकते हैं, ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हम उनके इफेक्ट्स को ओवरऑल सिस्टम में मेजर कर सकते हैं। ओके, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स डिस्क्राइब व्हाट वी सी एंड मेजर, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स को देख भी सकते हैं, इजीली मेजर भी कर सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स दीज डिस्क्राइब व्हाट वी कैन नॉट सी, देख तो नहीं सकते लेकिन इनको समझ सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गई होगा। दोबारा से आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, और माइक्रोस्कोपिक में काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड मॉलिक्यूलर स्पीड। तो थर्मल फिजिक्स इस चैप्टर में हम यही करने वाले हैं, इन दोनों का आपस में लिंक करेंगे और यहाँ से फिर बहुत मज़े मज़े के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो थर्मल फिजिक्स के चैप्टर में हम आगे क्या देखेंगे? व्हाट इज ब्राउनियन मोशन, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है, प्रेशर ऑफ अ गैस से क्या मुराद है, आरएमएस स्पीड क्या होती है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है, स्टेटिस्टिकल फिजिक्स को कैसे रिलेट करेंगे हम काइनेटिक एनर्जी के साथ, और बहुत मज़ेदार टॉपिक आपका लास्ट पे आएगा, स्टेलर एवोल्यूशन क्या होता है, देन न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो याद रखिए, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रॉम बॉइलिंग वाटर टू द बर्थ ऑफ स्टार्स, उबलते हुए पानी से लेकर सितारों की दुनिया तक, दीज एक्चुअली फॉलो द ब्यूटीफुल लॉज ऑफ थर्मल फिजिक्स।
अब लास्ट पे उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स की कहानियां सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लेकर आए हैं हिस्ट्री ऑफ थर्मल फिजिक्स। यानी सबसे पहले ये आइडियाज़ आखिर लोगों के दिमाग में कैसे आए। तो हाउ डिड स्टडिंग द steam engines led scientists to unlock the hidden motion of billions of invisible molecules। यानी सबसे पहले briefly why scientists wanted to understand the heat and molecular motion to improve the engine efficiency। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहले ये कंसेप्ट आखिर आए कहाँ से। तो शुरू के ज़माने में साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहला जब स्टीम इंजन बना। अब स्टीम इंजन क्या था, यानी आपके पास कोयला जल रहा है, कोयले के जलने से आपके पास स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वो स्टीम क्या कर रही है, इंजन को चला रही है, यानी हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में। बट वो इंजन्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाती थी, ज़ाया हो जाती थी। तो लोगों ने सोचा कि इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने का क्या तरीका है, यानी कोयला तो इतना ही हो, लेकिन हम ऐसा इंजन बनाएं जिसमें एनर्जी लॉसेस या एनर्जी वेस्टेज कम हो। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे डिफरेंट साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया। अब कहानी कि अगर डिटेल में जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम बताऊंगी और सिर्फ उनकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जहन में सवाल आता है कि ये आइडियाज़ आए कहाँ से। सबसे पहले स्टीम इंजन्स बने, स्टीम इंजन्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लेने के लिए साइंटिस्ट ने इन चीज़ों पर काम करना शुरू किया। ओके, द डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आप जानते हैं कि इंजन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मशीन अच्छे से काम करेगी, हमें कम आउटपुट देना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट कम लगेगी, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल इनकलाब आएगा। जैसा कि आपको मालूम है, ये गाड़ियाँ जो चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं, हर तरफ मशीन्स का दौर है। तो मशीन तो तब भी चलेगी जब हमारे पास इंजन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जेम्स चावला 1818 से लेकर 1889 तक, ही डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि वर्क और हीट का आपस में रिलेशन है। आप मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और हीट को वर्क में। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जाउल से पहले एक साइंटिस्ट थे जो क्या कर रहे थे, बहुत बड़ी जो आपकी तोप होती है ना, तोप के अंदर वो ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे थे। अब उस ज़माने में ये कंसेप्ट आम था कि हीट एक्चुअली क्या है, कैलोरिक नाम का एक फ्लूइड है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है, तब तक फ्लो करता रहता है जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यानी कैलोरिक नाम का एक लिक्विड है, एक इनविजिबल लिक्विड जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है। अब जब वो साइंटिस्ट तोप के अंदर सुराख कर रहे थे ड्रिल मशीन से, तो उन्होंने देखा कि अगर हीट लिक्विड होता, कैलोरिक फ्लूइड होता, तो वो तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक फ्लो करता और ख़त्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रिल मशीन जितनी देर तक, जितनी ज़्यादा चलती है, यानी जितना ज़्यादा वो मैकेनिकल वर्क करती है, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर ड्रिल मशीन कम चले तो हीट कम, मशीन ज़्यादा चलेगी तो हीट ज़्यादा। यानी यहाँ से उन्होंने कहा कि हीट का ताल्लुक तो मोशन से है। इसके बाद जाउल आए, जाउल ने भी एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके इनके एक्सपेरिमेंट को मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, ये कंटेनर टाइप, उसके अंदर पानी लिया और दो तरफ से पैडल लगा दिए और पैडल के साथ उन्होंने लगा दिया वेट, साथ बांध दी रस्सी। अब जैसे ही वो रस्सी से पैडल, जो पैडल के साथ बंधी हुई रस्सी है, उसको ऊपर खींचते तो वेट ऊपर आते, फिर उसको छोड़ते तो वेट नीचे जाते। अब ये वेट की मोशन की वजह से, ऊपर नीचे जाने की वजह से वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई और पानी जो था उसका टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ये जो यूनिट है ना आपके पास, 1 जूल इज इक्वल टू 4.12 कैलोरीज, तो ये जाउल ने प्रूव किया। तो यहाँ से इन दोनों साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से पता चला कि एक्चुअली हीट कैलोरिक नाम का फ्लूइड नहीं है, बल्कि हीट तो मैकेनिकल वर्क की कन्वर्जन है। वर्क हीट में जा सकता है और हीट वर्क में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आए रुडोल्फ क्लॉसियस। क्लॉसियस की कंट्रीब्यूशन क्या थी, ही फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उन्होंने एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिए। इसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1831 से लेकर 1879 तक, मैक्सवेल ने ही डेवलप्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉलिक्यूलर स्पेस, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड के लिए एक ग्राफ दिया। इसके बाद लुडविग बोल्ट्जमैन ही लिंक द मैक्रोस्कोपिक एंट्रोपी टू माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर स्टेट्स। उन्होंने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आपस में लिंक कर दिया। अगर आप इस स्टोरी की डिटेल सुनना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर की थर्मोडायनामिक्स की वीडियो के लास्ट पे मैंने इन साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन की स्टोरीज को डिटेल में डिस्कस किया, वहाँ से जाके देख सकते हैं।
तो सवाल का जवाब हमें ये मिला कि एक्चुअली दिस डिस्कवरीज रेवोल्यूशनाइज द स्टीम इंजन्स में क्या हुई, तरक्की हुई, modern engineering and the statistical physics. And scientists actually wanted to understand heat and molecular motion for improving the efficiency of engines. Hope so आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमने इस टॉपिक में थर्मल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया, हमने बताया कि थर्मल फिजिक्स होती क्या है, उसकी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, वो किधर किधर यूज़ होती है। इसके बाद थर्मल फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और स्टेटिस्टिकल फिजिक्स की का हमने डिफरेंस किया, और फिर हमने देखा कि ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और लास्ट पे हमने ब्रीफली इसकी स्टोरी को भी डिस्कस कर लिया। होप्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।